आज हम लोग पढ़ेंगे बोर का परमाणु मॉडल सिद्धांत। एक सबका ध्यान होना चाहिए। बोर का परमाणु मॉडल सिद्धांत। ठीक, तो बोर का परमाणु मॉडल सिद्धांत क्या है? बोर एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया 1913 ईस्वी में, क्या बोर का सिद्धांत क्या था? पहले यहां समझते लिखते हैं बोर का सिद्धांत क्या था। ठीक, तो बोर ने 1913 ईस्वी में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के सिद्धांत में, जो उनके सिद्धांत में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल सिद्धांत में जो कमियां रह गई, क्या रह गई थी? जो कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर करके रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के सिद्धांत में उत्पन्न हुई कमियों को दूर करके, और क्या किया? उन कमियों को दूर करके एक सिद्धांत प्रस्तुत किया और प्लांक क्वांटम सिद्धांत का भी प्रयोग किया। उसको प्रयोग करके एक सिद्धांत दिया जिसको हम लोग कहते क्या है? बोर का सिद्धांत कहते हैं। बोर का सिद्धांत क्या लिख सकते हैं? बोर ने 1913 ईस्वी में, बोर ने 1913 ईस्वी में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल सिद्धांत की कमियों को दूर करते हुए तथा प्लांक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, प्लांक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, प्लांक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर अपना मत प्रस्तुत किए, कह सकते हैं अपना मत प्रस्तुत किए, अपना मत प्रस्तुत किए। इसको हम लोग कहते क्या है? बोर का परमाणु मॉडल सिद्धांत। तो बोर ने कुछ नहीं किया, बस रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल सिद्धांत में जो कमियां थी उसको दूर किया और प्लांक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर कुछ नियम दिए। उसे हम लोग कहते क्या है? बोर का परमाणु मॉडल सिद्धांत कहते हैं। अच्छा, समझते हैं हम लोग रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या क्या कुछ कमियां थी, यहां समझते हैं। देखो, मान लो ये कोई परमाणु माध्यम है, कोई परमाणु है, तो परमाणु के क्या होगा? नाभिक होगा। बहुत ध्यान समझो, कोई परमाणु है तो परमाणु के नाभिक है। नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और इस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एक द्विवृत्ताकार कक्षा में करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं द्विवृत्ताकार कक्षा में। ठीक, वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं नाभिक के चारों तरफ। कौन? इलेक्ट्रॉन। अब यहां थोड़ा ध्यान समझो, इस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो यहां पर रदरफोर्ड ने क्या कहा कि नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं एक निश्चित वृत्ताकार कक्षा में, बस रदरफोर्ड ने यही कहा नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, किसी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। उन्हें कक्षक को फिक्स नहीं किया, किस कक्षक में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, किस कक्षक में चक्कर, किस विशेष कक्षक में, किस विशेष ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इसके बारे में रदरफोर्ड ने जिक्र नहीं किया। लेकिन किसने? बोर ने क्या कहा? बोर ने कहा जो नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है वह ऐसे बेफजूल कक्षक में चक्कर नहीं लगाता है, वह किसी एक निश्चित पर्टिकुलर विशेष कक्षक में चक्कर लगाता है। तो बोर ने बस तुम्हें जोड़ दिया जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह नाभिक के चारों तरफ किसी निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। कक्षक में कह सकते हैं हम लोग, क्या? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी नाभिक के चारों तरफ
किसी विशेष कक्षक में, किसी निश्चित कक्षक में चक्कर लगाते हैं। कि मान लो इसके चारों तरफ बहुत सारे कक्षक बने हुए हैं, ठीक, तो यहां पर चक्कर लगा रहा है, किसी में अंडमान कहीं चक्कर लगा रहा है, नहीं ऐसे नहीं, बोर्ड ने कहा नहीं, इलेक्ट्रॉन जो होता है वह नाभिक के चारों तरफ किसी विशेष यानी निश्चित कक्षक में चक्कर लगाता है, घूमता रहता है। ठीक, पाला सिद्धांत है, मतलब मान लिया, इसे मान लो नाभिक के जो फटा हुआ पाला कक्षक होता है, उन्होंने नाम दिया पहला होता है के, क्या नाम दिया, के नाम दिया। ए है के, ए क्या है, यल, ए क्या है, यम है, क्या है, यम। और मालिक मैंने कोई कक्षक बना दिया यहां पर, ए है क्या है, यन है, क्या है, यन है। तो हो गया के, यल, यम, यन। ए कौन कक्षक है, एक है, नंबर दीजिए 2, ए हो गया 3, ए हो गया 4। इसी को हम लोग कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। क्या कहते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्याएं जो होती है 4 प्रकार होती हैं। एक होता है मुख्य क्वांटम संख्या, एक होता है दिगंशी क्वांटम संख्या, एक होता है चक्रण क्वांटम संख्या, एक कौन होता है, एक होता है क्वांटम नंबर। ठीक, तो 4 क्वांटम नंबर होते हैं, यहां लिख देता हूं मैं। पहला क्या होता है, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरा क्या है, दिगंशी क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या। तीसरा क्या होता है, चक्रण क्वांटम संख्या। एक और होता है, क्या होता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्या होता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार होती हैं। ठीक, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो क्वांटम संख्याएं 4। ये क्या है, क्वांटम संख्या रिप्रेजेंटेट करिए, कक्षक को रिप्रेजेंटेट करती हैं, 1 2 3 4। ठीक, अब यहां पर बोर्ड में कहा जो इलेक्ट्रॉन होता है वह नाभिक के चारों तरफ किसी एक विशेष कक्षक में चक्कर लगाता है। विशेष कक्षक तो क्या है, चाहे वह 1 में चक्कर लगाए, चाहे वह 2 में लगाए, किसी वह 3 में लगाए, किसमें लगाएगा, 4 में लगाएगा। इन्हें के बहुत ऐसे कक्षक बने हुए हैं, अंड बन जाकर किसी चक्कर, किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। अब जब इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षक में चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षक में चक्कर लगाते हुए उस इलेक्ट्रॉन जिस निश्चित कक्षक में चक्कर लगा रहा होता है, उस कक्षक में उस इलेक्ट्रॉन की एक विशेष ऊर्जा होती, क्या होती है, उस इलेक्ट्रॉन के पास एक विशेष एनर्जी होती, क्या होती है, एक विशेष एनर्जी। यानी हम यहां कह सकते हैं, जो बोर्ड में कहा जब इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों तरफ किसी कक्षक में चक्कर लगाता है तो उसके पास क्या होती है, एक निश्चित ऊर्जा होती है। क्या होती है, एक निश्चित ऊर्जा होती है। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, मान लो यहां पर है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है, मैं मान लिया इसकी ऊर्जा है 20 जूल। कितनी है, 20 जूल है। इसी कितना है, मैंने मान लिया 30 जूल। कितना है, 30 जूल है। इसी कितना है, मैं मान लिया 50 जूल। कितना है, 50 जूल है। इसी कितना है, 80 जूल है। तो जिस विशेष कक्षक में इलेक्ट्रॉन, जिस निश्चित कक्षक में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है, उस कक्षक एक विशेष एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। उसी ऊर्जा कारण ही वह इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। और अब है क्या, मान लो, और उन्होंने क्या कहा, अगले पॉइंट उन्होंने बोला, जब कोई इलेक्ट्रॉन, बहुत ध्यान समझना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी विशेष निश्चित कक्षक में चक्कर लगा रहा है, मान लिया वह पहली कक्षक में चक्कर लगा रहा है, तो किसी एक विशेष कक्षक में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा में कोई हरासमेंट नहीं होता है। मतलब मान लो अगर यहां पर तीसरे कक्षक में यानी यम वाले कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो इसकी ऊर्जा कितनी रहेगी, इसकी ऊर्जा कितनी है, 50 जूल है। तो इस कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहेंगे, सभी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी, सभी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 50 जूल होगी। चाहे वह 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएं, चाहे वह 6 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएं, चाहे 5 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएं, सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा 50 जूल होगी। क्यों, क्योंकि बोर्ड साहब कह रहे हैं जिस कक्षक में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसकी ऊर्जा एनर्जी लेवल क्या होती है, फिक्स होती है। वह इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में तभी चक्कर लगा पाएगा जब उसकी एनर्जी कितना रहेगी, 50 जूल रहेगी। अगर 50 जूल से कम हुई तो वह इस कक्षक में चक्कर नहीं लगा पाएगा। अच्छा, इस निश्चित कक्षक का मतलब क्या, मान लो किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हो गई 40, कितना हो गई, 40 जूल। अब बताओ इस किसी कक्षक में 40 जूल इलेक्ट्रॉन कोई भी आएगा, इस चारों कक्षक में 40 जूल वाला इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षक में चक्कर नहीं लगा पाएगा। लेकिन यही रदरफोर्ड साहब कहे इलेक्ट्रॉन जो होता है वह नाभिक के चारों तरफ
किसी कक्षक में चक्कर लगा रहा है, तो भैया जब 40 जूल वाला कक्षक ही नहीं है तो चक्कर कहां लगाएगा? मतलब चक्कर, ये बात उनकी बात सही नहीं थी। मतलब इस कक्षक में इलेक्ट्रॉन तभी चक्कर लगा पाएंगे, मान लो मतलब अगर 4 कक्षक मैंने बनाया हुआ है, 4 कक्षक मैंने बनाया हुआ है, इन चारों कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तभी चक्कर लगा पाएंगे जिसकी ऊर्जा कितनी हो, या तो 20 जूल हो, या तो 30 जूल हो, तो 50 जूल, कितनी हो, 80 जूल हो। अगर इससे कम बेसी हुई तो उस कक्षक में, विशेष कक्षक में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर नहीं लगा पाएगा। बात में मान लो अगला पॉइंट क्या बोले, जब कोई इलेक्ट्रॉन है निम्न ऊर्जा स्तर, फिर से ज्यादा इसकी ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल ज्यादा है, इसकी एनर्जी लेवल थोड़ा कम है, इसकी एनर्जी लेवल थोड़ा ज्यादा है, ऊर्जा स्तर थोड़ा ज्यादा है, इसकी क्या है और ज्यादा, इसकी क्या है सबसे ज्यादा है। तो अगले पॉइंट में बोर ने बोला जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर, किसमें, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में, यानी पहली कक्षक से दूसरी कक्षक में जाता है, तो वह इलेक्ट्रॉन का अवशोषण करता है। बहुत मेन पॉइंट ध्यान समझना, ये जब कोई इलेक्ट्रॉन पहली ऊर्जा स्तर से दूसरी ऊर्जा स्तर में जाता है, यानी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, तो वह ऊर्जा का क्या करता है, ऊर्जा का अवशोषण करता है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है। कैसे, ये बात समझो, मान ले तो थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर ये बोर साहब ने क्या कहा तो समझे। यहाँ पर मान लिए इस दूसरे कक्षा की ऊर्जा स्तर कितनी है, 30 जूल है, और तीसरे कितना है, 50 जूल है, 50 जूल है ना, 50 जूल। अब कोई इलेक्ट्रॉन यदि दूसरे कक्षक से तीसरे कक्षक में जाना जा रहा है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्षक तीसरे कक्षक में जाना चाह रहा है, तो बताओ अगर इस कक्षक से इस कक्षक में जाएगा तो उसको एनर्जी लेना पड़ेगा, देना पड़ेगा, एनर्जी लेना, और लेना कितना पड़ेगा, इसके अंतर क्या है, मान लीजिए यह E1, ये क्या है, E2 है, इसकी एनर्जी लेवल है E1, इसकी ऊर्जा स्तर है E1, इसकी कितनी है E2, तो क्या करना पड़ेगा, E2 माइनस E1 कितना आएगा, 20 जूल। यानी इस इलेक्ट्रॉन को इस कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इस कक्षक में जाने के लिए उसको 20 जूल के बराबर कहीं से एनर्जी हमको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, उसको त्वरित करना पड़ेगा। त्वरित करने के बाद ही वह इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में जाएगा, इस कक्षक में जाएगा। बताओ जब इस कक्षक में जा रहा है तो हमको इलेक्ट्रॉन देना पड़ा ना जी, इलेक्ट्रॉन उसको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर रहा है, अवशोषित कर रहा है, तभी वह इस कक्षक कहां गया हुआ, इस कक्षक में गया हुआ। मान लो इस कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा, किस कक्षक में, तीसरे कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा था, वह किस कक्षक में आना चाह रहा है, दूसरे कक्षक में आना चाह रहा है। बताओ जब इस कक्षक में आना चाहेगा, बताओ इलेक्ट्रॉन लेगा कि निकालेगा, इसकी एनर्जी लेवल है 50, इसकी ऊर्जा कितनी है 50, और इसकी कितनी है 30। अब बताओ 50 से 30 होने के लिए ऊर्जा देगा कि लेगा, ऊर्जा निकालेगा। भैया 50 ऊर्जा स्तर से 30 ऊर्जा स्तर में आएगा तो उसको क्या करेगा, अपने कक्षा से कुछ ऊर्जा क्या करेगा, रिलीज करेगा, तब किसमें आ पाएगा, वह 30 वाले ऊर्जा स्तर में आ पाएगा। तो यहां पर बोर्ड साहब ने कहा जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन का अवशोषण करता है। बिना इलेक्ट्रॉन का वह ऊर्जा का करता है, अवशोषण करता है, बिना ऊर्जा का अवशोषण किए हुए वह निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जा नहीं पाएगा। वही बात बोले जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो वह इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा क्या करता है, उत्सर्जन करता है। ये किसने कहा, किसने कहा, एक है बोर साहब ने। क्या कहा, बोर साहब ने कहा। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ही है, ठीक, अगला पॉइंट उन्होंने बोला अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी कक्षक में वो चक्कर लगा रहा है, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी कक्षक में चक्कर लगाता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन पर नाभिक और इलेक्ट्रॉन पर एक बल काम करता है। क्या काम करता है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच एक बल काम करता है। वह जो बल होता है उसी बल के कारण यह इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ करता है, चक्कर लगाता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है तो नाभिक, न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स काम करता है, एक फोर्स काम करता है। उसी फोर्स के कारण ही यह इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। उस फोर्स को हम लोग कहते हैं नाभिकीय बल कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं क्या, अभिकेंद्रीय बल क्या कह सकते हैं, अभिकेंद्रीय
हम लोग जानते भी हैं, अगर कोई भी चीज वृत्ताकार मार्ग में गति करता है तो वृत्ताकार मार्ग में गति करने का उस पिंड की, उस कण की, उस पार्टिकल की प्रत्येक सेकेंड उस कण का वेग बदलता आता है। वेग बदलने से उस कण का वेग प्रत्येक सेकंड बदलेगा और वेग बदलने से उसमें त्वरण भी क्या होगा, बदलेगा, जिससे कारण उसमें कल्पन होता है, एक बल उत्पन्न होता है। उस बल को हम लोग कहते हैं क्या, अभिकेंद्री बल। यानी वृत्ताकार मार्ग में गति करते हुए पिंड पर एक बल काम करता है, उस बल को हम लोग कहते हैं क्या है, अभिकेंद्री बल। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच एक बल काम करता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। अगर बल ना काम करे तो इलेक्ट्रॉन बेचारा चक्कर लगा रहा हो और कहां गिर जाए, समय कहां गिर जाए, इसलिए यहाँ के नाभिक उतना फोर्स, नाभिक में खुद अपना बल होता है, उसको हम लोग कहते क्या है, न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। जिस कारण से इधर नाभिक खींच रहा होता है, इधर कौन खींच रहा है, केंद्रीय बल खींच रहा है, और दोनों उस फोर्स को बैलेंस करके इलेक्ट्रॉन करता है, हमेशा अनवरत नाभिक के चारों को करता है, चक्कर लगाता रहता है। तो यहाँ पर कुछ इनके सिद्धांत थे, कुछ नियम थे, आप समझेंगे यहाँ पर। अब इसी के आधार पर बोर्ड ने बहुत सारे सिद्धांत दिए। अब लोग हमें सोचते हैं क्या पहला सिद्धांत था उनका, पहला मत क्या था उनका, ठीक। तो बोर्ड का परमाणु मॉडल का पहला सिद्धांत क्या था, समझते हैं यहाँ पर। देखो यार, क्या लिखते हैं, पहला सिद्धांत बोर की प्रथम परिकल्पना क्या थी, परिकल्पना लिखते हैं यहां पर। पहली परिकल्पना क्या थी, पहली परिकल्पना यही थी, उन्होंने कहा जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक, जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है, उस पर एक अभिकेंद्री बल काम करता है। क्या करता है, उस पर एक अभिकेंद्री बल काम, लिखेंगे यहां पर, जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उस पर एक अभिकेंद्री बल कार्य करता है, एक अभिकेंद्री बल कार्य करता है। और जो इस पर अभिकेंद्री बल काम कर रहा है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच इस अभिकेंद्री बल को कौन मेंटेन करता है, वैद्युत आकर्षण बल। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच कार्य करने, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच कार्य करने वाला अभिकेंद्री बल किससे प्राप्त हो रहा है, वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। यानी वैद्युत आकर्षण बल क्या होता है, नाभिकीय बल के यानी अभिकेंद्री बल क्या होता है, बराबर होता है, वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। वैद्युत आकर्षण बल, इसी को हम लोग कहते हैं कूलाम बल। क्या कहते हैं, कूलाम बल से प्राप्त होता है, इसका मतलब क्या है, मान लो ए है नाभिक, ए है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसके चारों तरफ क्या इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की मैंने मान लिया यहां पर, अगर इस कक्षा में चक्कर लगाया, इसमें कोई त्रिज्या भी नहीं, त्रिज्या होगी, इसकी त्रिज्या मैंने क्या मान लिया, आर मान लिया, इसका कोई मास भी होगा, यह मान लिया, कितना मान लिया, यह मान लिया। तो नाभिक जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मास कितना यम है, उसकी त्रिज्या कितनी है, आर है। क्या हम लिख सकते हैं, माना यम द्रव्यमान का कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ
आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर विवेग से गति करता है। ठीक, तो उस पर कार्य करने वाला केंद्रीय बल, तो उस पर कार्य करने वाला अभिकेंद्रीय बल। बताओ अभिकेंद्रीय बल का फार्मूला क्या होता है? F बराबर mb स्क्वायर बटे, जानते नहीं जानते हैं? अभिकेंद्रीय बल का फार्मूला क्या होता है? अगर कोई इलेक्ट्रॉन यम द्रव्यमान का कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगा रहा है, उस पर कितना बल काम करेगा? F बराबर mb स्क्वायर बटे r। अब बताओ इस बल को मेंटेन कौन कर रहा है? वैद्युत आकर्षण बल, यानी कौन सा बल? कूलाम बल। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कूलाम बल क्या होता है। ठीक, कूलाम बल क्या होता है जी? अगर क्या होते हैं? दो आवेश, अगर दो समान आवेश या विपरीत आवेश समान दूरी पर रखे हो, तो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती उनके बीच की दूरी के वर्ग के विद्यमान होता है। यहां पर जो केंद्रीय बल है, इस यह जो कण चक्कर लगाए नाभिक के चारों तरफ, इसको जो अभिकेंद्रीय बल जो प्राप्त हो रहा है वह किससे मिल रहा है? वैद्युत आकर्षण बल से। यानी अभिकेंद्रीय बल किसके बराबर होगा? वैद्युत आकर्षण बल से। तो मैं निकाल लेता हूं यहां पर कूलाम के नियम से यह बराबर, अब बताओ हम लोग पढ़े वहां पर यह बराबर क्या पढ़े हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वहां हम लोग पढ़े लिख देते हैं यहां पर Q1 Q2 बटे R स्क्वायर पढ़े ना। अब बताओ यहां पर, यहां लेकिन यहां से नहीं है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 क्या है भैया? दो प्रकार के, एक इलेक्ट्रॉन पर हम आवेश कितना मान ले रहे हैं? इलेक्ट्रॉन पर आवेश हम मान ले रहे हैं, कितना मान ले रहे हैं? E। बताओ नाभिक का परमाणु क्रमांक Z होगा, इस पर आवेश कितना? क्योंकि हम लोग जानते हैं Q बराबर क्या होता है? Q बराबर या नहीं? Q बराबर, अगर इसका परमाणु क्रमांक Z हो गया तो आवेश कितना हो जाएगा? Z। भैया N बराबर Z मान लिया ना, तो Q बराबर क्या होता है? N इंटू E होता है। अगर मैंने नाभिक का परमाणु क्रमांक Z मान लिया तो नाभिक पर कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? कितना आवेश हो जाएगा? Z। बताओ इसको मैंने मान लिया Z, इसमें तो इस पर कितना आवेश है? E। बताओ तो क्या जाएगा? ZD इंटू E बटे क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 2 क्या मान लो? समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 और 2 से तुलना कर दो तो क्या जाएगा? बताओ आ जाएगा। यहां पर ले लेता हूं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या निकल आएगा? बताओ mb स्क्वायर बटे R बराबर क्या गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा जाएगा इसका ना, हो जाएगा ZE स्क्वायर बटे R स्क्वायर। यह है बोर की प्रथम परिकल्पना। तो बोर ने अपने प्रथम परिकल्पना में यही बोला कि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ, कोई इलेक्ट्रॉन यहां लिख सकते हो, कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ, एक निश्चित यहां बोले, क्या बोले? एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, किसमें? एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार कक्षक में चक्कर लगाते रहते हैं। तो बोर ने बस यही जोड़ा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह नाभिक के चारों तरफ एक पर्टिकुलर एक निश्चित कक्षक में चक्कर लगाते रहते हैं। और जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षक में चक्कर लगाएगा तो उस पर क्या काम करेगा? एक अपकेंद्रीय बल काम करेगा। वह अपकेंद्रीय बल किससे मेंटेन होगा? वैद्युत आकर्षण बल से। तो अपकेंद्रीय बल किसके बराबर किया गया है?
विद्युत आकर्षण बल के बराबर किया गया। कितना आ गया? mv स्क्वायर बटे r1/4 नॉट ZD स्क्वायर बटे r स्क्वायर आ गया। ये है प्रथम सिद्धांत, इसको लिखिए आप लोग। चलो आगे हम लोग पढ़ेंगे बोर की द्वितीय परिकल्पना। तो बोर की द्वितीय परिकल्पना में क्या कहा गया? ठीक, इस परिकल्पना के अनुसार लिखते हैं यहां पर क्या होता है परिकल्पना, समझते हैं। इस परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन, इस परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में, केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जिनमें उनका कोणीय संवेग, जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2 पाई का, क्या h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है या गुणक होता है, जो मन के आप बोल सकते हैं, पूर्ण गुणज होता है। ये बोर साहब ने कहा अपने द्वितीय परिकल्पना में, क्या कहा? इस परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जिनमें उनका कोणीय संवेग h/4 पाई h/2 पाई क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणक होता है। जैसे मान लो, बहुत ध्यान समझो यहां पर क्या है, यह है नाभिक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यह है कोई कक्षक, एक कक्षक है, निश्चित कक्षक है। ठीक, ये निश्चित कक्षक है। मैं मान ली इस कक्षक को मैं मान दो के यल यम यन, ठीक, इस कक्षक है। तो बोर साहब यहां क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा। अब मान लिए कोणीय संवेग होता क्या है, थोड़ा लिखते हैं। कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम इसको बोलते हैं। कोणीय संवेग यल बराबर एन एच अपान होता है 2 पाई। एन क्या है? एन यहां लिखता हूं, एन बराबर है 1 2 3 4 डैश डैश डैश। यह मतलब है कक्षकों की संख्या क्या है? यह है कक्षकों की संख्या, कक्षकों की, यह है कक्षकों की संख्या। बहुत समझो, मतलब पहले कक्षक का जो कोणीय संवेग होगा वह कितना होगा? 1h/2 पाई। दूसरे कक्षक क्या होगा? 2h/2 पाई। इसे क्या उतना होगा? 3h/2 पाई। इसका क्या होगा? 4h/2 पाई। मतलब इतना कोणीय संवेग इस कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं उनका कोणीय संवेग इतना है तभी वो इस कक्षक में चक्कर लगा पाएगा। अगर इससे कम या ज्यादा हुआ इस कक्षक में चक्कर नहीं लगा पाएगा। मान लिया दूसरे कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, दूसरे कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर, 2 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं दूसरे कक्षक में, तो दूसरे कक्षक में मान लो कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो सभी इलेक्ट्रॉनों का जो कोणीय संवेग कितना होगा? 2h/, कितना होगा? 2h/2 पाई होगा। इतना इसका कोणीय संवेग होगा तब जाके क्या करेगा? चक्कर लगा पाएगा। अगर इससे कम या ज्यादा हो तो इस कक्षक में चक्कर नहीं लगा पाएगा। ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं बोर साहब। अच्छा, h/2 पाई का पूर्ण गुणज मतलब क्या है? गुणज क्या है समझो। मान लो ये तुम्हारा विद्यालय है, तुम्हारे विद्यालय में पेपर होने वाला, क्या होने वाला है? पेपर होने वाला। बहुत ध्यान समझो, यहां पर तुम्हारे विद्यालय में पेपर होने वाला है। अब पेपर होने के लिए वहां पर फिक्स कर दिया गया जो रूम, जो कमरा है, जो कमरा नंबर मान लो वहां पर 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 5 6 7 8 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक, जिस कमरे का संख्या विषम है उसमें केवल लड़के बैठेंगे। क्या बैठेंगे? लड़के बैठेंगे। और उसमें क्या है? सम संख्या है, उसमें कौन बैठेंगे?
उसमें केवल लड़कियां पेपर देंगी, लड़की पेपर देंगी, गर्ल पेपर देंगी। अरे समझो, मतलब अगर इस कमरे में, तो बताओ लड़के किस कमरे में जाएंगे? लड़के जाएंगे 1 में, 3 में, 5 में, 7 में, और लड़की किस कमरे में जाएंगी? 2 में, 4 में, 6 में, 8 में। यानी निश्चित है, पर्टिकुलर बोल दिया कि लड़कियां किस कक्षक में बैठ के पेपर देंगी? 2, 4, 6, 8 वाले में। यानी इस कक्षक में, इस रूम मतलब कक्षक, इस कक्षक में कोई लड़का का पेपर नहीं दे सकता। कौन पेपर केवल देगा? केवल पेपर देगी लड़कियां 2, 4, 6 वाले में, 2, 4, 6, 8 वाले में। यहां पर हमें बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पूर्ण गुणज होता क्या। जैसे मान लो हमने कहा 3 का गुणज, हमने कहा मान लो 2 गुणज। 2 गुणज मतलब ही है कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी इसी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह इस गुणज के रूप में ही किसी कक्षक के चारों तरफ, यानी इस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? चक्कर लगाएंगे। एक पूर्ण गुणज के रूप में चक्कर लगाएंगे नाभिक के चारों तरफ। मान लो अब यहां तुमको पूर्ण गुणज नहीं दिख रहा है, तो कैसे मान लो इसका जो पूर्ण गुणज आ रहा है कितना है? 2 आ रहा है। इसका आ रहा कितना रहा है? 4 आ रहा है। इसका कितना आ रहा है? 6। इसका कितना आ रहा है? 8। इससे कितना आएगा तब? 10। ऐसे होता है पूर्ण गुणज। मतलब इस ऐसे रहेगा तब जाकर उसी कक्षक में, उसी विशेष कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाकर करेगा, चक्कर लगाएगा। ऐसा नहीं हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन उसमें चक्कर लगाने वाला नहीं है। यहां पर मैटर है। अच्छा यहां पर समझो थोड़ा, तो इसको हम आगे बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का यानी कोणीय संवेग कितना हो गया? कितना हो गया जी? NH अपन कितना हो गया? 2 पाई। वैसे हम लोग पर्टिकुलर जानते हैं किसी भी कण का, पार्टिकल का जो कोणीय संवेग होता है, कोणीय संवेग जो होता है, कोणीय संवेग जो होता है वह L जो होता है, L प्रूव करवाया गया है, क्या होता है? mv/r होता है। क्या होता है? mv/r। यह mv/r किसके बराबर हो गया? इसके बराबर हो गया। क्या लिखोगे? mv/r बराबर क्या हो जाएगा? NH/2 पाई। अच्छा m क्या है? लिख लेता हूं। जहां m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, m क्या है? m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। b क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेग, b क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेग। r क्या है? इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या। ठीक। n क्या है? कक्षकों की, तो लिख दिया हूं। h क्या है? h है प्लांक नियतांक। क्या है? प्लांक नियतांक। h है प्लांक नियतांक। इसका मान होता है 6.62 गुणे 10⁻³ जूल सेकेंड। प्लांक नियतांक यानी h का मान जो होता है वो कितना होता है? 6.62 गुणे 10⁻³ जूल प्रति 34 जूल सेकेंड। ये प्लांक नियतांक में कांस्टेंट कोई राशि है। प्लांक नियतांक क्यों? सब प्लांक नियतांक हम लोग क्या बोल रहे हैं? बोर साहब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कमियों दूर कर रहे थे, साथ साथ किसका? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत उपयोग कर रहे थे अपने नियम सिद्धांत में। इसलिए यहां पर H यूज हो रहा है क्योंकि प्लांक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर ही, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर ही बोर ने क्या दिया था? नियम दिया था। ठीक। तो ये हुआ बोर का द्वितीय परिकल्पना, यानी बोर का द्वितीय सिद्धांत हुआ। ठीक। देखो अब हम लोग पढ़ेंगे बोर की तृतीय परिकल्पना। बोर की तृतीय परिकल्पना। तो बोर की तृतीय परिकल्पना में बोर ने क्या कहा? जब इस लिखते पहले, इस परिकल्पना के अनुसार, इस परिकल्पना के अनुसार जब कोई इलेक्ट्रॉन, जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा
स्तर, यह उच्च ऊर्जा स्तर से कहां पर, निम्न ऊर्जा स्तर। इसका उल्टा भी विलोम भी कर सकते हो, इसका विलोम भी स्तर में संक्रमण करता है, संक्रमण नहीं प्रवेश करता, क्या करता है, संक्रमण यानी क्या करता है, प्रवेश करता है। तो वह फोटान के रूप में, फोटान के रूप में ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करता है, उत्सर्जन करता है। बहुत ध्यान समझो, बोर ने अपने तृतीय परिकल्पना में क्या कहा, जब कोई, इस परिकल्पना के अनुसार जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाए, चाहे कहां जाए, वह निम्न ऊर्जा स्तर से कहां जाए, उच्च ऊर्जा स्तर में जाए, चाहे उच्च ऊर्जा स्तर कहां है, निम्न ऊर्जा स्तर से आए, तो क्या होता है, तो वह फोटान के रूप में ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करता है। फोटान क्या होता है, फोटान एक प्रकार का कण है, हम कह सकते हैं मूल कण है, कह सकते हैं। वैसे तो मूल कण तीन ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन फोटान भी एक कण होता है। जो जितनी भी तरंगे होती हैं, जो प्रकाश तरंगे होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, सब फोटान के रूप में गति करती। ध्यान रहे, फोटान एक प्रकार कण है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, वह फोटान के रूप में तरंग, फोटान तरंग के रूप में करता है, गति करता है, संचरण करता है। तो फोटान एक प्रकार का होता है, कण होता है। अब यहां पर बोर्ड ने क्या कहा, जैसे मान लो, बताया मैं, ये नाभिक है, ये नाभिक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। बहुत ध्यान समझो, चलो, ये है के कक्षक, के यल यम, इसका हम मान लेते हैं एनर्जी लेवल जो कितना है, 30 जूल है, इसका कितना है, 70 मान लिया मैंने, 70 जूल, इसे कितना मान लिया, 100 जूल मान, कितना मान लिया, 100 जूल मान। अब यहां समझो क्या हो रहा है, बोर्ड ने क्या कहा, जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में, बताओ, अभी मान लो पहला कक्षक है, क्या है, दूसरा, एक कौन है, तीसरा। जब कोई इलेक्ट्रॉन पहली कक्षक से दूसरी कक्षक में जाएगा, तो बताओ, पहली कक्षक से दूसरी में जाने के लिए वह इलेक्ट्रॉन लेगा कि देगा, भैया, यह इलेक्ट्रॉन, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, इस कक्षक में जाने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को कितनी ऊर्जा चाहिए होता है, अपनी ऊर्जा कितनी करनी पड़ेगी, 70 जूल के बराबर, लेकिन इसकी ऊर्जा कितनी है, इसकी ऊर्जा है 30 जूल। बताओ, 70 जूल करने के लिए इसको कितना ऊर्जा लेना पड़ेगा, इसको बाहर से 40 जूल ऊर्जा दे देंगे, किस कक्षक में चला गया, दूसरी कक्षक में चला आएगा। भाई बताओ, तो जब इलेक्ट्रॉन पहली कक्षक से दूसरी कक्षक में गया हुआ है, इसकी एनर्जी लेवल थी 30, यहां पहुंच कितना हो गया, 70 हो गया, तो इलेक्ट्रॉन अवशोषित किया कि उत्सर्जित किया, तो ऊर्जा का उत्सर्जन किया, अवशोषण किया। यह इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा का अवशोषण करके कहां पहुंच गया है, दूसरे कक्षक में पहुंच गया, तो ऊर्जा का अवशोषण किया ना जी, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन था ऊर्जा का अवशोषण करके यहां पहुंच गया। मतलब है, माइंड बैठा लो, जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, तो वह ऊर्जा का करेगा, अवशोषण करेगा। मान लो इस कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन है, कौन कक्षक में, तीसरे कक्षक में, वह तीसरे कक्षक किस कक्षक में आना चाह रहा है, दूसरे में, बताओ, तो इसका ऊर्जा स्तर कितना है, तो इसका कितना है, 70 है। तो इस कक्षक से इस कक्षक में आने के लिए बताओ, अगर इसकी ऊर्जा स्तर 100 है, तो इसका अपना, इसकी ऊर्जा स्तर कितनी है, 70, तो क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपने ऊर्जा स्तर में से कुछ एनर्जी का करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा, तभी वह इस कक्षक में आकर के स्टेबल हो पाएगा। क्यों, इस कक्षक की खासियत ये है, इसकी ऊर्जा कितनी है, 70 जूल। अगर 70 जूल नहीं हुआ तो इस कक्षक में आकर स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो कितना एनर्जी रिलीज करेगा, वह कितना एनर्जी रिलीज करेगा जी, 30 जूल एनर्जी रिलीज करके कहां चलाएगा, दूसरे कक्षक में। बताओ, तो यहां से निष्कर्ष निकल रहा है, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन करके जाता है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, तो ऊर्जा का
अवशोषण करके ही जाता है। तो वही चीज यहाँ कहा गया है बोर की तीसरे परिकल्पना में कि जब कोई, और वह किस रूप में जाता है, फोटान के रूप में जाता है, नहीं तरंग के रूप में जाता है। किसमें जाता है? तरंग के रूप में, कण के रूप में जाता है, ऊर्जा जाता है। अच्छा बताओ यहाँ पर कैसे मालूम था 40 कैसे मालूम था जी? मैंने मान लिया इसकी ऊर्जा है E1, इसी की कितना है E2, तो E2 माइनस क्या करना पड़ा आपको E1, यानी जो ऊर्जा अंतर है हम कह सकते हैं E, जो ऊर्जा है कह सकते हो E, तो E किसके बराबर है? E2 माइनस E1 के बराबर है। E2 माइनस E1 के बराबर, चाहे वह इससे इसमें जाए चाहे इससे इसमें जाए, इसके बराबर हमको, अगर यहां से यहां जा रहा है तो ऊर्जा देनी पड़ेगी, यहां से यहां आना पड़ा ऊर्जा निकालना पड़ेगा। ठीक, ये 12 समीकरण नंबर कौन है? 1 है। परंतु यहां पर हम लगाएंगे प्लैंक के सिद्धांत के अनुसार। प्लैंक के सिद्धांत के अनुसार, अब प्लैंक का सिद्धांत कहता है, बहुत फेमस सिद्धांत उनका था, E बराबर क्या होता है? एच न्यू। ये क्या है? आवृत्ति है। क्या है? बी नहीं है, ये आवृत्ति है। क्या है? आवृत्ति। ये प्लैंक का सिद्धांत है। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाए, या निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में, ठीक, निम्न से उच्च में जाए, उच्च से निम्न में आए, उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन होता है इतना ऊर्जा रिलीज करता है। ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एच न्यू बराबर हो जाएगा E2 माइनस, यही है बोर की तृतीय परिकल्पना। ठीक, यह है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी है, हम कह सकते हैं। क्यों? जो इलेक्ट्रॉन हो रहा है वह तरंग के रूप में क्या करता है? संचरण करता है, गति करता है। एक कच्चे दूसरे का क्या हो रहा है? जा रहा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.